नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं एक नया मुद्दा। राहुल गांधी के बयान से लेकर एक बार फिर सियासी भूचाल सा आ गया है। केरल में जाकर राहुल ने उत्तर और दक्षिण की ऐसी तुलना की है कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ाती है। वायनाड में दिया बयान में राहुल ने केरल के लोगों की समझ का जमकर बखान किया, लेकिन इसी बयानबाजी में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों की समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी राहुल समेत पूरी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। और तो और कांग्रेस को एहसान फरामोश का तमगा बीजेपी ने दे दिया है। तो डिबेट का आगाज करने से पहले ये देखिए रिपोर्ट और समझिए कि आखिर हंगामा क्यों बरपा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के लोगों से काफी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा कि पहले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है और कांग्रेस के संस्कारों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं उसी इलाके से उनकी माता सोनिया गांधी भी सांसद है। राहुल गांधी की कही बात माफी लायक नहीं है। एक अन्य केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट कर कहा, प्लीज आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों को गाली मत दीजिए। अमेठी के लोगों ने आपके पूरे परिवार को इतने मौके दिए हैं, अगर आप अच्छे हैं तो भारत के हर हिस्से के लोग अच्छे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं हुई। बता दें, राहुल गांधी और खास तौर से गांधी परिवार लगातार अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचता रहा है। लेकिन हाल के चुनावों पर नजर डालें तो राहुल को 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से जीत गए थे। अब राहुल का इसका बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी को जबरदस्त मुद्दा दे चुका है। बड़ी बात यह है कि जहां कांग्रेस पहले उत्तर भारत में एक छत्र राज करती थी, वहीं अब लगातार हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस को दक्षिण भारत का सहारा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बयान क्षेत्रवाद को जन्म दे सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद से लगातार सियासत तेज हो गई है। इसके बाद भी लगातार उन पर विपक्ष का पलटवार भी जारी है। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद स्मृति ईरानी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमलावर दिखाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल पूछा है और उन्होंने पूछा है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी कहाँ है कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। वहीं इस प्राइम डिबेट का मैं आगाज करती हूं और इस वक्त हमारे साथ स्काइप से बीजेपी नेत्री शबनम पांडे जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद है सपा नेता विवेक कुमार और इसी के साथ हमारे साथ वर्चस पांडे यूथ कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल वर्चस जी आपसे ही करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो राहुल गांधी की बयानबाजी सामने आई है कि उन्होंने दो खेमों में बांट दिया है, दक्षिण और उत्तर भारत को, इसको लेकर लगातार विपक्ष लामबंद है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे। क्या कहना है आपका? कीर्ति जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको दो भाग में बांटने की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि राहुल जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मैं 15 साल तक उत्तर से भी सांसद था, अब मैं केरल आया। दोनों जगह की पॉलिटिक्स में बड़ा ही अंतर है। उत्तर की पॉलिटिक्स में अंतर है और दक्षिण की पॉलिटिक्स में अंतर है। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि उत्तर और दक्षिण की पॉलिटिक्स में अंतर है। क्योंकि भारत को आप देखेंगे कोस कोस पे पानी बदले और 100 कोस पे वाणी। इस तरीके से जब हमारे देश में जहाँ पे 9,000 जातियां, 900 जातियां, 9 धर्म है, वहाँ पे हर तरीके की पॉलिटिक्स जो है चेंज होती रहती है। तो हमें अपने तरफ से जो है अपनी बातों को रखने का एक तरीका है, लेकिन उसको अब उनके स्टेटमेंट को किस तरीके से गलत तरीके से प्रचारित करके अमित मालवीय एंड कंपनी भाजपा की देश तोड़ो नीति अब हावी होना चाह रही है। नहीं वर्चस जी, लेकिन जिस तरह से आपने भी उनका बयान सुना होगा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि दक्षिण के लोग मुद्दों पर बात करते हैं, तो उत्तर भारत जहां से 15 साल के सांसद रहे थे, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। इसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण के लोग मुद्दों पे बात करते हैं, तो उन्होंने गलत तो नहीं तो कहा। दक्षिण के लोग मुद्दों पर बात करते, उत्तर भारत के नहीं करते। साफ तौर पर तो निकल कर यही एक तरह से आ रहा है। देखिए, उत्तर भारत के लोग मतलब क्योंकि चुनाव है तो वहां की राजनीति चमकानी है, तो इसलिए दक्षिण भारत के लोग मुद्दों पर बात करते हैं। दोनों सिस्टम को समझिए। देखिए क्या है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एजुकेशन का जो ये लैक है, मतलब कि जो हमारी शिक्षा की जो बात है, वहाँ पे दक्षिण भारत में आप देखते होंगे साक्षरता जहाँ 99% है, वहीं उत्तर भारत में साक्षरता का पैमाना 23 से 34% है। तो यहाँ पे लोगों को मुद्दों को समझाने में थोड़ा जटिलता आती है। यही बात उनके कहने का मतलब था कि यहाँ पे मुद्दों को समझाने में 15 सालों से सांसद आप अमेठी के ही थे, उत्तर भारत में आप भी उत्तर भारत के ही हैं। तो अगर सांसद थे तो उन्होंने अपना अनुभव ही तो शेयर किया है। नहीं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि दक्षिण में जब मैं आया, केरल में आया, यहाँ से जब मैं सांसद बना तो यहाँ पे जब मुद्दों की बात करिए, यहाँ के लोग बात जल्दी से पिक कर लेते हैं। उत्तर में इस बात को समझाने में टाइम लगता है। शबनम जी, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। उत्तर भारत के लोगों को मुद्दे समझाने में वक्त लगता है, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वर्चस जी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक अपमान के तौर पे या हमारे देश की अखंडता पे जिस तरीके से कुठाराघात किया, ये निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, हार जीत होती है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदलते हैं, हम अपनी पार्टी भी बदलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको हर तरीके की आजादी है। पर इस आजादी का मतलब नहीं कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जिस पार्टी से रह के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम अपने देश पे कुठाराघात करें, देश को क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मवाद में बदलें।
देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करके इन लोगों ने पहले ही, और दलित अगड़ा पिछड़ा करके इन्होंने पहले ही देश को बांटा हुआ था। जी अब ये क्षेत्र पे भी चले आए हैं, और जिस तरीके से अमेठी क्या उत्तर भारत ने इस गांधी परिवार को एक राजनीतिक स्तंभ दिया है, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये अपने नाना के तरफ से देखें, जहां तक ये अपने परिवार में देखेंगे, चाहे किसी भी जनरेशन में देखें, उत्तर भारत ने ही इन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया। और उस उत्तर भारतीयों के लिए अगर इस बात को कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को मुद्दों की ज्ञान नहीं होती या मुद्दों को समझा, वो केवल ऊपरी बहाव में बहते हैं और मुद्दों का ज्ञान नहीं होता, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने आज इस कहावत को चरितार्थ किया है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने आपको आज नेता बनाया है, जिस प्रदेश ने आपको नेता बनाया है, जिस परिवार को इस प्रदेश ने इतना बड़ा प्रधानमंत्री से लेके तमाम पदों पे नवाजा है, बिल्कुल। उस प्रदेश का अपमान करना, उस प्रदेश वासियों के राजनीतिक समझ पे प्रश्न चिन्ह उठाना और देश को दक्षिण और उत्तर भारत में बांटना, इस देश के लोकतंत्र को आपने अपमानित किया है। तो ऐसे अपमानित करने वाले नेता क्या देश हित में सोचेंगे, क्या नागरिक हित में सोचेंगे? आज वायनाड में ऐसा बोल रहे हैं, कल वायनाड छोड़ के कहीं जाएंगे तो दक्षिण की बुराई करेंगे, फिर ये जाएंगे किसी और दिशा में, फिर उस दिशा की ये तारीफ करेंगे और दूसरी दिशा की। तो ऐसे लोगों ने हमारे फेडरल सिस्टम को भी कमजोर करने का काम किया है, समझिए। तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्याग देना चाहिए। जी, मैंने आपको सुना। वर्चस्व जी, आपका क्या कहना है? आपको शबनम जी की आवाज मिल रही थी? नहीं, शबनम जी की आवाज एकदम नहीं आ रही। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र बांटने की राजनीति की जा रही है। आज वायनाड में है तो वहां के लोग अच्छे हैं। क्षेत्र बांटने की राजनीति नहीं की जा रही है। यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि उनका स्टेटमेंट का मतलब क्या है और उसको किस तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसमें कोई क्षेत्र बांटने की राजनीति नहीं की जा रही है। आप समझिए ना, 15 साल से आप जहाँ के सांसद रहे, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। उन्होंने अपने बयान में किसी जगह का नाम तो लिया नहीं। उन्होंने जहाँ जीते वहाँ वोट अच्छे पड़े हैं, जहाँ नहीं जीते वहाँ वोटिंग सिस्टम गलत है। जहाँ के लोग वोट कर रहे हैं, जहाँ आप जीत रहे हैं, वहाँ के लोग समझदार हैं। वोटिंग सिस्टम गलत है। उन्होंने जहाँ से हारे वहाँ वोटिंग सिस्टम गलत। उन्होंने बोला तो नहीं है ना कि वोटिंग सिस्टम गलत है। उन्होंने अपनी बात किसके द्वारा खड़े किए जाते हैं वर्चस्व जी? उन्होंने यही कहा कि यहाँ की राजनीति दक्षिण भारत की राजनीति है और उत्तर भारत की राजनीति, दोनों में अंतर है। वहाँ पे मुद्दों को समझाने में समय लगता है और यहाँ पे किसी बात को करिए, यहाँ पे पिक करने की क्षमता उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। तो पॉइंट टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। तो वही तो पूछा जा रहा है कि आप 15 सालों से जो लोग आपके मुद्दों को समझ रहे थे, आपकी बातों को समझ रहे थे, जब अमेठी में आपको हार मिली तो आप वो मुद्दों को वो लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव ही तो बताया कि मैंने उत्तर से भी राजनीति 15 साल जिसने आपको, जिस जनता ने आपको सांसद बनाया, बात नहीं थी उनके द्वारा कही गई है बात, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसको एक पॉइंट बना दिया गया, एक प्रोपेगेंडा के साथ कि जब जिस समय किसान अपना धरना दे रहा है, जवान शहीद हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पार कर दी जा रही है, ऐसे में इन मुद्दों को भुला करके किस तरीके से राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक है विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो राहुल गांधी की जो भी आपने बयान आपने भी सुना होगा, उसके आप क्या मायने निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। इस मंच का सम्मान करते हुए सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के मित्र को एक छोटा सा करेक्शन देता हूं। जो आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था वो यह है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। वो 100 कोस नहीं 4 कोस है, जो कि आप 100 कोस बहुत आगे चले गए। और रही बात जिस तरीके का वक्तव्य इन्होंने दिया है कि राहुल गांधी जी ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया है, देखिए इन सब बातों से मुझे लगता है, जो मेरी पार्टी का मत है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, हम किसी के व्यक्तिगत निजी आरोप कटाक्ष पे नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की छवि बराबर धूमिल हो रही है। ये मैं पिछले इंटरव्यूज में, पिछले मीडिया डिबेट्स में कई बार अलग अलग चैनलों पे अलग अलग उस पर देता आया हूं। मेरे ट्वीट्स में भी आप देखेंगे तो मैं बराबर सरकार को सचेत करने का प्रयास करता हूं। जिस प्रकार की घटनाएं
प्रदेश में या राज्य में या देश में घटित हो रही हैं, या जिस तरह की अराजकता का माहौल है आज इस पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं पूरे, आप तो प्रदेश की, आप उत्तर और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, जैसे भाजपा वाले कहते हैं उत्तर और दक्षिण कर दिया, मैं तो कहता हूं आपने पूरे देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय पटल पे खराब कर दिया है पूरी तरह से। आज इस देश में जिस प्रकार से किसान आंदोलन का मजाक उड़ा, जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज्य कायम हो चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह जंगल राज्य में तब्दील कर दिया है। तो आप इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपको यह लगता है कि इस देश की छवि या इस प्रदेश की छवि अभी भी बची हुई है, तो आप एक काम करें, मेरा निवेदन है कि आप एक बार मुंबई, महाराष्ट्र में एक मुंबई आपको पता ही होगा, सुना ही होगा आपने, काफी टारगेटेड सिटी है इस समय, महाराष्ट्र आप एक बार घुमाइए। जब वहां पर प्रांतियों को यूपी का भैया भैया इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो उस समय उस पर प्रांतीय जो हमारे उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके चेहरे पे जो भाव होते हैं ना, वो भाव आज तक किसी सरकार को नहीं दिखाई दिए, वो भाव आज तक किसी सरकार को नहीं दिखाई दिए। महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अबू आजमी जी आज भी इस लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं, ना कोई भाजपा दिखाई दी, ना कोई कांग्रेस दिखाई दी। इस तरह की लड़ाई में ये जातिगत राजनीति, ये जो जातिगत राजनीति, तबलीगी जमात वाले मामले में क्या हुआ था, भाजपा आज आरोप लगा रही है, भाजपा किस आधार पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस पे तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा फिलहाल, अभी तो मैं उस विषय पे भी आऊंगा, लेकिन भाजपा आरोप किस आधार पर लगाएगी। तबलीगी जमात में आपको फटकार लगाई गई बुरी तरह से, तबलीगी जमात को लेकर के आपने पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया। अब आपने बंगाल चुनाव में आया तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक नए रुख को अख्तियार कर लिया, आपने दिया ई बार बांग्ला पार्ले सामला, यह आपका नया बंगाल मंत्र का नारा हो गया। कितनी जुमलेबाजी करेंगे, इस देश की भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे आप। शबनम जी, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इन्होंने तबलीगी जमात की बात करी, उसके बाद अभी एडिशनल सेंसेशन जज धर्मेंद्र राणा जी का भी बयान आया था, जिस तरह से टूलकिट मामले को लेकर उन्होंने कहा किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं, वो सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत है। इस तरह के उन्होंने कई बयान एक के बाद एक दिए। दिशा रवि को अभी तुरंत जब कोर्ट ने बेल दी है, तो कोर्ट ने बहुत ही उम्दा टिप्पणी की है इस मुद्दे पे कि ना जो आपने बताया वो भी सत्य, वो बिल्कुल उसी केस से संबंधित है। आप किसी भी आधार पे सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है कि अधिकारियों की और राजनेताओं की चमड़ी मोटी होनी चाहिए, आलोचना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है शबनम जी, आपका क्या इसका पूरा जवाब है? देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि सपा के साथी ये जानते हैं कि सपा में सत्ता में रहते हुए भी और उत्तर भारत में जिस तरीके से सपा को एक राजनीतिक जमीन दी, इन्होंने एक शब्द भी उत्तर भारतीयों के सम्मान में नहीं बोला। ये लगातार भाजपा पे कुटाराघात करते रहे। हाँ, शायद आपको सुनाई कम देता है। मैंने पर प्रांति उन्हीं की बात की जो उत्तर भारतीय और हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी जो कि दूसरे राज्यों में निवास कर रहे हैं। हताशा का परिचय नहीं दीजिए, मैं आपकी बातें सुनती रही, आरोप सुनने की अपनी भी चमड़ी मोटी रखी है, हमारी बहुत मोटी है। हमने कभी भी आरोप लगाने वालों पे रासुका की कार्रवाई नहीं की, हमने पत्रकारों को डिटेन नहीं किया, हमने बाल पुष्टाहार का किसी ने अगर कोई घटनाक्रम खोल दिया तो हमने उस पर FIR नहीं दर्ज की, हमने पीड़ित परिवारों को कभी भी पुलिस की संरक्षण में छावनी में बदला नहीं, हमने लोकतंत्र में गला दबाने, आवाज दबाने का कभी कुत्सित प्रयास नहीं किया। आपके समय में पत्रकार जलाए तक गए और विधायक का उसमें हाथ रहा। हमने पुलिस में कभी कोई बाधा खड़ी करने का प्रयास नहीं किया, जिस प्रकार आपने सेंगर प्रकरण में और चिन्मयानंद प्रकरण में किया है। ठीक है, आप प्रजापति को भूल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। हमने कभी भी पुलिस की प्रक्रिया में कोई बाधा खड़ी की हो तो बताइए, वो तो प्रक्रिया आज भी चलता रहा। आज के मुद्दे पर अपनी डिबेट को कंटिन्यू करें, हम इतिहास में ना जाते हुए। शबनम जी, मैं आपसे ये मुद्दों से भटक जाती है। शबनम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए शबनम जी, देखिए एक मिनट शबनम जी, मैं एक बार फिर से मुद्दे पर लाती हूँ, और लेकिन उससे पहले जी कुछ तमाम बाइटें हमारे पास आई हुई, जरा आप उन पर नजर डालिए कि किस तरह से ब्रिजेश कांग्रेस प्रवक्ता जी की जो बाइट आई, उसके बाद हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता की भी बाइट हमारे पास इस वक्त सामने आ चुकी। तो आप जरा उनकी एक बार बाइट सुनिए, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि हमें उत्तर भारत में कुछ सीखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर भारत में 15 साल सांसद रहा, लेकिन वहाँ की कार्य संस्कृति में और यहाँ वायनाड केरला की कार्य संस्कृति में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि कार्य संस्कृति के प्रति, काम के बारे में यहाँ की अवेयरनेस जो है, जो जागरूकता है जनता की, वो ज़्यादा है। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोग काम के प्रति ज़्यादा फोकस होते हैं बजाय यहाँ के। हमारे यहाँ के लोग, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोगों का फोकस स्थानीय मुद्दों पर, जात पर, धर्म पर ज़्यादा होता है, जबकि दक्षिण भारत के लोग विकास को प्रायोरिटी देते हैं। उन्होंने कहा मैं सीख ही नहीं पाया, और जो व्यक्ति सीख नहीं पाया वो कहीं सीख नहीं पाता है। स्कूल बदलते रहते हैं लेकिन सीख पूरी नहीं हो पाती। वही हाल राहुल गांधी का, वो उत्तर से दक्षिण चले जाए, पूरब से पश्चिम चले जाए, अभी सब तरह से वो हिंदुस्तान को समझे ही नहीं है। इसीलिए उनको ये लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उत्तर में सीख नहीं पा रहे हैं, दक्षिण में सीखेंगे। उत्तर वालों ने उन्हें वैसे सिखाकर दक्षिण भेज दिया। तो मैं एक बार फिर डिबेट का आगाज करती हूं, और वर्चस्व जी, बाइट तो आपने सुनी ली होगी। जिस तरह से आपके प्रवक्ता ने जो बयानबाजी की है, उसने तो और ही हवा दे दी है बीजेपी और आपको, तमाम विपक्षी दलों को आपको घेरने की। उनका साफ तौर पर कहना है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनके अंदर ज्यादा जागरूकता होती है उत्तर भारत के लोगों के प्रति, माफ कीजिए, उत्तर भारत के लोगों से ज्यादा तो प्रायोरिटी पर लेते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है मुद्दों को। विकास की बात हो रही है उत्तर भारत का दक्षिण भारत के साथ, जब आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे जिस हिसाब से उनका स्टेटमेंट है, खैर उनके स्टेटमेंट की हम बात तो करेंगे नहीं, हमारी बात है। कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी आपके पार्टी को है, प्रवक्ता है, आपके पार्टी के हैं वो वर्चस्व जी। वो उनका अपना मत होता है, लेकिन राहुल गांधी जी की जब स्टेटमेंट की बात हो रही है तो मैं उसके ऊपर लुढ़कती बताता हूं। नैया में और छेद कर देने का अपना मत, क्या किस तरह की बातें वर्चस्व जी? अब उसके लिए वो जाने, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, उसके लिए तो मेरी उनसे बात हुई नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। उनके कहने का तात्पर्य क्या था? राहुल गांधी जी के कहने का तात्पर्य क्या था? राहुल गांधी जी के लेकिन कहने का तात्पर्य जो है उनका बस यही कहना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बस इतना ही अंतर है। मैंने उत्तर भारत से भी राजनीति की है, दक्षिण भारत से भी राजनीति की है। उत्तर भारत के लोग किसी भी चीज को पिक करने में थोड़ा सा टाइम लेते, टाइम टेकन है, और यहाँ के लोग थोड़ा सा किसी भी मुद्दे को लेकर के ज्यादा अवेयर हैं। इस बार इस बात में ऐसी कौन सी आपका ये क्षेत्रवाद घुस गया, धर्म घुस गया, जाति घुस गया, ऐसा क्या चीज चला है? भारत के लोगों का आंकलन करना कि उत्तर भारत के लोग कम समझते हैं, दक्षिण भारत की कहाँ से क्या सही होता है? सुनिए, आप किसी विद्यालय में अगर किसी कक्षा में बैठ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें होता है ना कि दो रोज मतलब कि कुछ लोग जल्दी किसी सवाल को समझ लेते हैं, कुछ लोग को समझने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कुछ अपना एक अनुभव शेयर किया है। इस तरह के बचकाने आपसे उम्मीद नहीं है मुझे इस तरह से आप बचकाने बातें करेंगे, और वहां के जो लोगों ने आप पर इतना भरोसा जताया 15 सालों तक, आपको वोट करके आपको सांसद बनाया, तो क्या कम समझ रहे थे? देखिए, उन लोगों ने भरोसा जताया, उन लोग के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, और आगे भी वहां से चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे और इस बार पुनः अमेठी से सांसद होंगे। आपको लगता इसका है? हमें पूरा विश्वास है। इन बयानबाजियों के बाद आपको लगता है? बयानबाजी उन्होंने कहीं पे भी किसी भी तरीके से ना किसी को अपमान पहुंचाने की बात नहीं की। ठीक है विवेक जी, उन्होंने, ठीक है वर्चस्व जी, अभी आपने भी कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके बाद वर्चस्व जी का इस तरह का बचकाना बयान देना और दो खेमे में बांट देना, मतलब भारत के आप जनता को दो खेमे में बांट रहे हैं। उनकी आप कैसी बुद्धिजीवी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बुद्धि पर लेकर आपकी उत्तर भारत के लोग कम समझते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझते हैं। इस तरह की बयानबाजी करना आपको कहां तक सही लगता है? फिर से सुनिए मेरी बात। देखिए वर्चस्व जी, मैंने सुना, मैंने समझा। एक पॉइंट फिर से सुन लीजिए। मैंने यही कहा है कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों में जो राहुल गांधी जी का बयान आया, उनका अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया है कि मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लोग किसी सवाल को जल्दी मतलब समझ जाते हैं, किसी मुद्दे को जल्दी पिक कर लेते हैं, और दक्षिण भारत उनका भी सुना, मैंने आपका भी सुना, और मैंने ब्रिजेश जी का भी सुना। इसके बाद ही मैं विवेक जी से सवाल लेना पूरी चाहती हूं। 404 सीटों की विधानसभा, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। 9 आप बार मुझे प्रधानमंत्री। एक बार बस इतना बता दीजिए, दोनों ही पार्टियों के सदस्यों से बहुत ही अनुमोदन के साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है वो राजनीतिक ना होकर के ये बहुत ही मंतव्य ऐसा है कि मतलब हृदय पे चोट पहुंचाने वाला विषय आप लोगों ने छेड़ दिया आज।
ये आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो परप्रांतीय, जिसको मैं परप्रांतीय कहता हूं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी निकल करके दूसरे राज्यों में जा करके नौकरियां कर रहे हैं, वो किस राज्य के निवासी हैं? उनका मूल राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश के निवासी यहां से जाकर के मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, दक्षिण में नौकरी कर रहे हैं, पूरे देश में नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आपको वो पूरी तरीके से सक्षमता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में वो पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं? तो ये नीतियां और कुरीतियां जो हैं, आपकी विचारधारा में कमी नहीं है, गलती आपकी विचारधारा की मैं नहीं कहता, आपकी कांग्रेस जो है नेतृत्व की कमी और नेतृत्व के अभाव से कई सालों से जूझ रही है। राहुल गांधी जी आए दिन जिस तरह के अपने अपरिपक्व बयानबाजियों के कारण घिरते हैं या जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, आपको एक बात बहुत गंभीरता से समझनी पड़ेगी। आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी भाषा ऐसी अमर्यादित, असंवैधानिक और असामाजिक ना हो जो कि लोगों की मन पे या लोगों के हृदय पे या उनकी भावनाओं को कुठाराघात करे या उस पर ठेस पहुंचाए। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक राजनीतिक पद को निर्वहन तो छोड़ दीजिए, उसका नेतृत्व करने की योग्यता बिल्कुल नहीं रखते हैं। रही बात, मैं भाजपा की भी बात करूं अगर, जैसे तो ये तो मैंने कहा ना, मैं कांग्रेस आऊंगा बाद में, क्योंकि आप लोगों ने आज ऐसा कहकर के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश के अंतरराष्ट्रीय एनआरआईओं के सामने, जो कि अंतरराष्ट्रीय एनआरआई जो हमारे उत्तर प्रदेश के परप्रांतीय जो कि विदेशों में निवास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पदों को सुशोभित कर रहे हैं, आप लोगों ने, आपको पता है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दो ऐसे राज्य जो कि सबसे ज्यादा इस देश को ब्यूरोक्रेसी देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज्यादा इस दो राज्यों के विश्वविद्यालयों से पढ़ करके निकलते हैं बच्चे। लेकिन आज आप लोगों ने क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का अभाव है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश समझ में कमी है, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं लेकिन योग्य युवक नहीं है। तो आप लोगों की जो विचारधारा है वो असल में जमींदारी प्रथा से पूरी तरह से सुशोभित है। आपकी विचारधारा जमींदारी प्रथा को ही लागू करने पे क्रियान्वित रही है। आप उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करना चाहते, आप अपनी पार्टियों का, अपने दलों का विकास करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, शबनम जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जिस तरह से उत्तर भारत को बताया जा रहा है कि बुद्धि की कमी है, समझ में कम आता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, उत्तर भारत को दो खेमे में बांट देना कहां तक सही है? वहीं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो अहम मुद्दों से भागकर राहुल गांधी के मुद्दे को हवा इसलिए दे रही है ताकि उनकी राजनीति चमके, वो विकास के मुद्दों से दूर भागती है। देखिए, एक गलती करते हैं और ऊपर से गलती का इंटरप्रिटेशन इनके नेता इस तरीके से करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि गलती ये जानबूझ के की हुई है, जानबूझ के क्षेत्रों में बांटना चाहते हैं, जानबूझ के उत्तर भारतीयों को अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की बात कहना कि वो कम समझ पाते हैं, तो मैं अपने साथी को ये बताना चाहती हूँ, बिहार ऐसा स्टेट है उससे सबसे ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन अगर कैंडिडेट्स का आईएएस आईपीएस के लिए होता है तो बिहार से होता है, उत्तर भारत में आता है। आज अगर बॉम्बे एक इकोनॉमिक सिटी बनी हुई है तो इन उत्तर भारतीयों का ही श्रेय है। वही अपना खून पसीना लगा के बॉम्बे को आज एक आर्थिक शहर के रूप में स्थापित करें। अगर आज दिल्ली चले जाइए तो उत्तर भारतीय ही वहां सबसे ज्यादा वर्चस्व से काम करते हुए आपको दिखेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लेकिन अगर कोई कहीं भी किसी भी शहर में, प्रदेश में जाता है भारत के अंदर, तो हम उसको इस तरीके से अलग थलग नहीं कर सकते कि इनकी मानसिक और स्थिति या इनकी समझ की स्थिति ज्यादा या कम है। ये अगर कोई आंकता है तो उसकी मानसिक स्थिति और उसकी समझ पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इंसान कहीं भी रह के, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी, विवेक जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि योगी जी भी ये चीज कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है लेकिन काबिल लोगों की कमी है, तो इसका भी स्पष्टीकरण जरा दे दीजिएगा। योगी जी ने इस बात को कहा था कि स्किल हमें करने की जरूरत है, हमारे युवाओं को स्किल करने की जरूरत है, और इसकी जरूरत आज सभी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए योग्य युवाओं की प्रतिभाओं की कमी है। ये मीडिया में बाकायदा आप चाहे गूगल करके देख लीजिए, हमारे एंकर बैठे हैं उनके पास भी है ये, और ये पूरी मीडिया में ये भी एक विषय बना था जिसपे काफी लंबे समय तक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अभी व्याख्या की कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ अपमानित किया जा, आप ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को जो अपमानित करता है उसे अपमानित करना वहां के एक एक नागरिक को मालूम है कि वो किस तरीके से जवाब दे सकता है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्षेत्रवाद में अपने देश को बदल दें। अब तक जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे सपा हो कांग्रेस हो, मुस्लिम तुष्टीकरण करके हर वक्त उन्होंने वो आपने दिखा दिया, उस पे तो आप मत ही आइए। तबलीगी जमात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट से भी आप फटकार खा चुके हैं। और आपके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, आप केवल और केवल मंच पे आके चिल्लाती हैं अनर्गल मुद्दों पे। आपके पास विषय वस्तु से जुड़ी जिस तरीके से आपने मुस्लिम तुष्टीकरण करके उत्तर प्रदेश की माहौल को बिगाड़ा है, उसे कोई भूला नहीं है। यहाँ तक कि आपने बसपा के साथ गठजोड़ किया तो मंच से मायावती जी ने कपिल मिश्रा, आपके ठाकुर साहब, जितने केंद्रीय मंत्री आपके, जितने भी आपके गोद में बैठे हुए सत्ता के संरक्षण में जिस तरह का वक्तव्य दे रहे थे, वो पूरे देश ने देखा है। विश्वविद्यालयों को आपने आतंकवादियों का अड्डा घोषित किया। ठीक है विवेक जी, ठीक है। आज आप हताशा में किसी हम हताश नहीं है, हम बिल्कुल हताश नहीं है। हताशा आपके पार्टी के प्रवक्ताओं को है, आपके अंदर है। जवाब देते नहीं बन रहा जनता के सामने आपसे, जवाब देते नहीं बन रहा है। पहली सरकार आपकी जिसने विश्वविद्यालयों को आतंकवादियों का अड्डा घोषित कर दिया, पहली सरकार जिसने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, पहली सरकार ऐसी जिसने लोगों को ये याद दिलाया कि कई सालों के बाद हम एक एक करके चुनाव में आप बोलते रहे, उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी, 3 चुनाव हो गए। देखिए ईवीएम हैकिंग आपसे बेहतर कौन कर सकता है, ये उपलब्धता हमारे पास नहीं रही। लेकिन ठीक है, हम लोग मुद्दे पर रहते हैं। परिवारवाद की राजनीति करने वाले को देखिए, हम जिस प्रकार से निजीकरण 2 संस्थाओं को केवल 2 उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वंशवाद का नाम तो मत ही लीजिए आप। देखिए विवेक जी तो वंशवाद की राजनीति करते हैं, पर एक केवल अंबानी, केवल अडानी, केवल अंबानी, केवल अडानी। ठीक है, अच्छा मुद्दे से ना भटके। आप चले जाइए राजस्थान में, अडानी को बहुत बड़े आप उत्तर प्रदेश की बात से राजस्थान चले जाए। ठीक है, अच्छा मैं ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एजेंडा ही नहीं। वर्चस जी से सवाल लेना चाहूंगी। हताश है बेचारी, कुछ बोल नहीं पा रही है। विवेक जी, करता सपा के शबनम जी, मैं आप पर भी आऊंगी। वर्चस जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, क्या लगता है कहीं ना कहीं तो वो बैकफुट पर ले आई कांग्रेस को? उसके बाद ऐसे मंच पर जाकर इस तरह की बयानबाजी करने की क्या जरूरत होती है? जब चुनाव आ रहे होते तो कहीं ना कहीं केरल के लोगों को साथ में उनके सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश की जा रही थी, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी की गई। जी, मुझसे ये सवाल था कीर्ति जी। जी बिल्कुल आपसे था। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने किसानों की आवाज उठाई, उस बयानबाजी को भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है। नौजवानों की बात उठाई, नौजवानों की बात उठाई, वो भी राजनीति से प्रेरित था। जवान शहीद हुए, उनकी बात उठाई, वो भी राजनीति से प्रेरित था। आइए हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं। यही सेक्युलरिज्म है कि कभी मुस्लिम तुष्टीकरण करें, कभी जाति के नाम पे वोट मांगे। हमारे देश में भाजपा और बसपा की संगठित एक सरकार बनी। ठीक उस सरकार को बनने के पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उसने सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, सोनभद्र जैसे कई जितने उत्तर प्रदेश के बड़े जिले हैं, उन सभी जिलों में कंपनी खोलने के लिए, कॉर्पोरेट को लाने के लिए, वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश हो और फैक्ट्रीज लगे, उनके लिए जमीन आवंटित की। लेकिन उन 30 सालों में आई जो भी सरकारें रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, बसपा की रही हो या सपा की रही हो, उन सब ने उस जमीन को सिर्फ और सिर्फ गाय चराने का माध्यम बना दिया। वहाँ गौशाले हैं, ना कि वहाँ पे कोई भी एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। आज भी वहाँ पे वैसे कूड़े पड़े हुए हैं। तो इनकी नीति कभी देश को रोजगार देने की रही नहीं है। तो आज जिस समय देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, जिस समय महंगाई सबसे चरम पर है, जिस समय किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में क्या पॉइंट मिला कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 15 साल उत्तर प्रदेश में राजनीति किया और अभी मैं केरल में आया, तो मुझे यहाँ के लोगों की बातें थोड़ा लगी कि आप लोग किसी चीज को जल्दी पिक करते हैं, वहाँ थोड़ा समझते हैं लोग, उसके बाद पिक करते हैं। ये एक इतनी पॉजिटिव बात थी कि आप लोग पिक कर लेते जल्दी से और वो लोग थोड़ा समझ करके अच्छे से पिक करते। उस बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की और अपने एजेंडा को सेट करने की राजनीति है भाजपा की। किस तरह से आपने जो वर्चस जी कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव था, किस तरह से पॉजिटिव था? 15 सालों से आप सांसद रहे एक जगह पे, 9 प्रधानमंत्री दिए गए उत्तर प्रदेश से, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यहीं से थी, राजीव गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री थे।
फिर से उत्तर भारत ने बनाया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कही गई या बात को उत्तर किस तरीके प्रदेश से आप ने सोचते वो हैं, परिवार ये आपको निर्भर अगर इस करता है ना। बात को उन्होंने कहा कि उत्तर दक्षिण प्रदेश भारत इस के बात मुद्दों को करके जल्दी पिक अपमानित करते हैं करता है, और तो निश्चित तौर मत्स्य पे पालन उन्हें मंत्रालय बनाएंगे। एक एक मंथन करके अगर हम करना जाने तो पड़ेगा। शायद सही सुनाई देगा। आप- एक एक करके अगर हम सुनेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अपनी राय रख रहे हैं। वर्चस्व जी, मत्स्य मंत्रालय बनाने की बात की गई थी जो 31 मई 2019 को ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसी बयानबाजी जब राहुल गांधी मंच पर चढ़कर करेंगे तो उन पर तो वार होगा ही ना होगा। जहां एक और पश्चिम भारत, एक बात मेरी सुनिए, बन चुका है, लेकिन आज उसका कार्य देखिए किस तरीके से चल रहा है। ठप का ठप पड़ा हुआ है कि नहीं, एक भी कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रियंका का आप बनेगा कि बना, मेरी बात सुनिए, आपने बोला बनाएंगे और वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें बहुत अंतर होता है। एक और जहां प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं, महापंचायतें कर रही हैं, वो पश्चिमी यूपी के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं उसी टाइम पर इस तरह का बयान आना। किसी को साधने की कोशिश नहीं की जा रही है। सबके हक की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी फ्रंट से आकर के लड़ रही है। सबके हक की लड़ाई के लिए सिर्फ चुनाव के दूसरी टाइम बात, पे करता है इंसान। नहीं, चुनाव का टाइम नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है अभी। इस समय जो है किसान अगर धरने बैठे, उनकी आवाज बनने की बात है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लगी हुई है कि किसानों की मांग मानी जाए और शबनम जी, काले कानून है उन्हें वापस किया जाए। मैं और शबनम जी इस आपसे, बात को ठीक फिर है, से काले क्लियर कर कानून दूं, को लेकर मैं फिर से इस किसानों बात का को क्लियर शोर कर दूं। क्या चुनावी जोर नहीं है? जो किसान, जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है, शबनम जी, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या कहना है आपको? जो राहुल गांधी बयान कर देते हैं, किसान के मुद्दे पे भी अगर कोई पार्टी इस पर कहता है कि कानून काला है, तो पहले तो वो बता नहीं सकते हैं कि क्या काला है। दूसरा, अपनी ही बोली हुई बातें वो पलट कर एक बार देख ले कि सत्ता में रहते क्या करते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट 8 साल अच्छी तरीके से दबा के बैठे रहते हैं और आज खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक जमीन ढूंढने का इनकी पैतरेबाजी है। यही पैतरेबाजी की वजह से आज इन्होंने क्षेत्रवाद में देश को बदला है। हम चाहे उत्तर भारतीयों की ये बुराई करें या उत्तर में आके दक्षिण भारतीयों की बुराई करें, हम इस बात को सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश की अखंडता सबसे प्राथमिकता पे है। और कहीं ये ना भूल कर लें ये सोच के कि लिबर्टी ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये जो चाहे वो बोल। चांदी का चम्मच वाले क्या जाने किसानों का हाल और क्या जाने उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों का हाल। अपनी समझ पर अगर वो एक बार चर्चा कर लेते तो शायद कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाता। अपनी समझ पे उन्हें मंथन करने की जरूरत है और उनकी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि वो सोचें कि वो देश हित में राजनीति कर रहे हैं या अपने परिवार हित में कर रहे हैं। तो परिवारवाद वाली पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंधुआ मजदूर बन गए कि उनके नेता जो बोलते हैं उसके पीछे वो चापलूसों की तरह उसी पे बयानबाजी करते दिखते हैं। विवेक जी, आपको क्या कहना है? आपका इसका पूरी चीजों पर क्या कहना है? जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आता है, एक तो वो पुंडुचेरी जाते हैं, उसके बाद वहां बयानबाजी करके आते हैं, फिर उत्तर भारत की इस तरह की बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आगे अपने मजदार को पार लगाने में लगी हुई है, नैया पार करे, वो डुबाते चले जा रहे हैं। नेतृत्व की कमी पहले से है, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा कोई इस पे चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके प्रवक्ता कांग्रेस के ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो बेहतर जानते हैं, आज वो अगर अपने आप को स्वयं आकलन करेंगे अपना, तो वो खुद बेहतर जानते हैं कि आज उनके पास भी शायद जवाब उनको देना पड़ रहा है, लेकिन जवाब वास्तव में उनके पास भी है नहीं, क्योंकि करोड़ों उत्तर भारतीयों की अस्मिता, करोड़ों उत्तर भारतीयों के सम्मान, और उसके बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जिस तरह भाजपा ने जवान और किसान को आमने सामने लड़ाने का काम कर दिया, एक ऐसी कानून के द्वारा जिसमें कि जवान भी सामने है, किसान भी सामने है। अब चाहे पिता पे लाठी चलानी है, चाहे चाचा पे लाठी चलानी है, चाहे परिवार पे लाठी चलानी है, उसकी मजबूरी है। तो उसी तरह से कांग्रेस ने आज उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात समझने की यह है, आप एक राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता होकर के इतनी, क्या कहते हैं उसको, अपरिपक्व भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में आप ऐसी कमजोर भाषा से चुनाव प्रचार करने चले हैं, कांग्रेस पार्टी को चलाने चले हैं या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने चले हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे लोग आपको किस दृष्टि से देखेंगे? अगर ये बात आपकी व्यक्तिगत बात होती तो इस पे हमारी तरफ से कोई ना आलोचना होती, ना टिप्पणी होती, ये आपका व्यक्तिगत मसला होता। लेकिन ये बात अगर आप मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने किसी मंच से
या राजनीतिक दल के किसी कार्यक्रम में अगर आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो वो बात निजी नहीं रह जाती है। पहले तो इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, इनके पास जातिगत तुष्टीकरण को छोड़ करके या धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ने को छोड़कर विकास से जुड़ा कोई भी मुद्दा आज तक न रहा है। और इतिहास उठा के देख लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, टोकिए मत, डिबेट चल रही है। नहीं आप टोकिए मत, आपके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। आप बीच में केवल बंदरबात करने कूद जाती हैं। आप रुक जाइए, आप शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं इनके समय नहीं बोला, आप इनसे निवेदन करिए शांत रहे, पूरी बात पूरी होने दें। क्यों बोला था? मैं बोल रही थी तो आप शांत रहिए, सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए। आपके पास जातिगत बातों के अलावा कोई एजेंडा नहीं होता। कोविड-19 में 15 लाख नौकरियां चली गई, ठीक। नोटबंदी के बाद 15 लाख नौकरियां तत्काल प्रभाव से चली गई थी। कोविड-19 के बाद जिस तरह की रिसर्च हमारे पास है, आने वाले समय में भारत सबसे ज्यादा कर्ज में रहेगा, सबसे ज्यादा, जो कि 24% पहली तिमाही में ही निगेटिव ग्रोथ के साथ चल रहा है। लेकिन आपको इस पे बात नहीं करनी है। अब आप कहेंगे कि ये विपक्ष भ्रमित कर रहा है, तो सुन लीजिए, मूडीज, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का ये डेटा है। आप चाहे तो इसको पता कर लीजिए, वरना आप कहेंगे विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा सिर्फ, अरे गन्ना किसान छोड़ दीजिए, 200 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है। आपके मोदी जी, अमित शाह, किसी का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। पुलिस वाले मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, पुलिस की दरोगाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय देना है, कोई वक्तव्य नहीं है। आपकी छवि कैसे खराब हो रही है, कभी इसकी विवेचना करिए। आपके अधिकारी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि विधायक विधान भवन में बैठ कर धरने पे अपनी सरकार के खिलाफ, इससे बड़ा काला दिन आज तक इस भारत के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जो कि आपकी भाजपा सरकार में ऐसे अपरिपक्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। देश विदेश में शबनम जी, बीजेपी विकास के मुद्दों से भाग रही है। विवेक जी इस पर बोल रहे थे, अब आप बोलिए, अब आप अकेले बोलिए। बिल गेट्स उत्तर प्रदेश में पहली बार अखिलेश यादव जी के निमंत्रण पे आए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बिल गेट्स पहली बार उत्तर प्रदेश आए, जो कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबर बनी। और उस समय आने के बाद भी उन्होंने बिल मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन का बाकायदा उन्होंने MOU साइन किया, जिस पे आज भी काम चल रहा है। आप बात करेंगे विकास की। उत्तर प्रदेश को इतनी बदतर स्थिति में आपने रख के छोड़ा, वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कुंठा से ग्रसित होना, जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं। एक्सप्रेसवे शुरू कर रहे हैं, आपने शुरू किया था आगरा एक्सप्रेसवे। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं है जिसपे फाइटर प्लेन उतर सके, जो हमारी देश के सेनाओं को सशक्तिकरण दे सके। दिखा दीजिए एक एक्सप्रेसवे अगर आपने बनाया। चुनौती देता हूं मैं आपकी सरकार को। आप ये बताइए, आपने मेट्रो तक तो लखनऊ में कंप्लीट नहीं कर पाए। हमारी परियोजना थी, पढ़ के आया कीजिए, ज्ञान लेकर के आया कीजिए। मेट्रो हमारी परियोजना थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी 8 करोड़ की व्यवस्था केवल मेट्रो के लिए की थी अपने फंड में। बजट में बात कर रही हैं, बिना पढ़े लिखे मत आया कीजिए, गलत तथ्यों को मत पेश किया कीजिए। अखिलेश यादव ने अपने हिम्मत से, अपने आत्मशक्ति से मेट्रो का निर्माण करवाया था, ये उनका अपना एजेंडा था। हर परियोजना में चोरी, यहाँ तक कि बेरोजगारों की मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं आपकी सरकार में, मंदिरों में हम मुद्दे पे रहे। देखिए सपा डेटा पता नहीं है, बस चली आई है पार्टी की प्रवक्ता बन करके, बोलने कुछ आता नहीं, पता नहीं है मेट्रो कौन लेके आया, मेट्रो लेके आया। विवेक जी थोड़ी मर्यादा में, मैं मर्यादा से ही बोल रहा हूँ, लेकिन गलत भ्रामक करते। थोड़ा इन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी करना इनकी पार्टी ने सिखाया। गुंडों की पार्टी है, इसलिए गुंडों जैसी महिलाओं से वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। महंगाई किस दिशा में जा रही है, ठीक है। डेटा कुछ है नहीं और चले हमें डेटा बताने के लिए। डेटा बताएंगी, मेट्रो ये लेके आए थे, एक्सप्रेसवे इनकी परियोजना है। शबनम जी क्या ये क्यों नहीं किया? ठीक है, अच्छा स्टेशन क्यों नहीं बना? आपके क्या एक परिवार को घूमने के लिए मेट्रो बना था? सारे स्टेशन भाजपा ने बनाए मेट्रो के। पूरे देश में केवल एक मंदिर बनाने का एजेंडा है। ठीक है, मुद्दे पे रहे शबनम जी। जिस तरह से राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी के बयान पर जिस तरह से लगातार बीजेपी लामबंद दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी तो उत्तर भारत में एक तरह से उत्तर प्रदेश में सिमट ही चुकी है पूरी तरीके से। उसके बाद इस बयान को लेकर इतना तूल पकड़ाना, विकास के मुद्दों से दूर जा रही है बीजेपी, क्या कहना है आपको?
देखिए, ये कांग्रेस के सिमटने और नहीं सिमटने की बात है। ये देश की अखंडता, जी ये देश की अखंडता और एकता की बात है। आज आप देश के तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, फिर कल आप क्षेत्र के लिए बांट रहे हैं। इस तरीके से बांटो और राज करो की राजनीति खत्म होनी चाहिए। एक परिवार विशेष पार्टी खोलता है और उस पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं की वो अपनी चापलूसी के लिए रखता है और जो मर्जी मंच से बोलते हैं। आज विपक्ष इसी तरीके की है। हर विपक्ष की पार्टी देखिए तो एक न एक परिवार चला रहा है उसको, और उस परिवार की संपत्ति दिन दुगनी चार चौगुनी हो रही है और नागरिक बेचारे और आप पूरे देश को ही बेचने निकल पड़े। आप पूरे देश को ही बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में हर घर में बिजली, हर घर में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर में हर देखिए, इसको आप नकार नहीं सकते। अगर 3 इलेक्शन लगातार हम जीत रहे हैं तो उसके इसी के बलबूते कितने साल के बाद आप आए हैं सत्ता में, जरा ये बता दीजिए। हमारी पार्टी देखिए जब से आई है, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। शबनम जी, मैं आप पर आऊंगी। वर्चस्व जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक बार फिर से मैं आपको ये जानना चाहती हूँ कि जो बयानबाजी की है राहुल गांधी ने, उसको थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ बोलते हुए उसको कम करने की कोशिश करेंगे? थोड़ा उत्तर भारत के लोगों में संतुष्टि पैदा करने की कोशिश करेंगे? एक बार फिर आखिरी मौका। देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूरा भारत एक है। ठीक, हर जगह पे जिस प्रकार से समीकरण होता है, राजनीतिक परिवेश पूरे भारत का अलग, पूरा भारत एक, तो फिर क्यों बांटा गया? बात सुनिए पहले जी बिल्कुल। हर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण अलग अलग है, हर प्रदेश का कल्चर अलग अलग है। उसको देखते हुए राहुल जी का बयान को इतना बड़ा कल्चर और बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना बहुत अलग हो जाता है। वर्चस्व जी, आप ये समझिए। बात है, फिर वही बात है ना कि इस बात के साथ डाइवर्ट किया जा रहा है कि बुद्धिमत्ता की बात हुई। यहाँ बात को पिक करने की और समझ के, थोड़ी देर पहले आपने कहा उत्तर भारत के लोग थोड़ा देर में समझते हैं, दक्षिण भारत के लोग जल्दी। बुद्धिमत्ता की ही बात आती है ना, बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। किस चीज को लेके कम समझते हैं? किसी बात को तुरंत पिक कर लेना और किसी बात को समझ के पिक करना, दोनों में अंतर है। तो इसमें उत्तर भारत के लोग तो किसी बात को समझ करके पिक कर रहे हैं, तो ये कौन सी गलत बात है? ये तो अच्छी बात है ना। तो आप भी मेरी बातों को आप थोड़ा समझ के जल्दी पकड़ रहे हैं कि देर में पकड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात को समझ करके ही पकड़ा हूँ। बिल्कुल तुरंत पकड़ रहे हैं ना? वरना उत्तर भारत के है ना? तो आप भी तो समझ करके पकड़ रहा हूँ, समझ करके पकड़ रहा हूँ ना, मैं भी भ्रमित हो जाता। तो आप उत्तर भारत के हैं ना? मैं भी उत्तर भारत की हूँ जी। तो हम लोग हर बात को समझ करके पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद नहीं समझते हैं। इनसे पूछ लीजिए, हम विकास की बात करते हैं ना, पिक करते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा हम भारत के स्टेटमेंट की, भारत की अखंडता की जहां बात होती है वहां एक राष्ट्र की बात होती है, ना उत्तर भारत ना दक्षिण भारत। ठीक है, लेकिन इसी भारत में जब अगर हमारे प्रदेश बटे हुए हैं तो उन प्रदेश की अपनी राजनीतिक स्थिति है, अपनी शैक्षिक स्थिति है, अपनी रोजगार की स्थिति है, तो सबका अलग अलग कल्चर है ना, तो उसी के बेस पे बात की जाएगी ना। आप केरल का देखिए, अब साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की कितनी है। आप केरल में जॉब्स की देखिए कि वहाँ पे लिटरेसी, तो उसको सही करने का हकदार कौन है? वो एक संस्था का सामाजिक विषय है। देखिए, साक्षरता सामाजिक विषय है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है? वहाँ पे देखिए किसान, देखिए वहाँ पे किसान अपने खेत का मालिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार 15 सालों से अमेठी के सांसद थे, वहाँ का कितना विकास किया है? अमेठी का बहुत विकास किया, लेकिन जाकर के देखिए अमेठी का विकास नहीं हुआ है। वहाँ की जनता ने इसीलिए उन्हें इस बार नहीं चुना। देखिए, जनता को क्योंकि इस बार उन्हें समझ में नहीं आया। देखिए, चुनाव तो इंदिरा जी भी हारी थी, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, बिल्कुल ना। तो चुनाव जनता की समझ, लेकिन उनकी बयानबाजी नहीं थी ऐसी इस तरह की। हारने के बाद उनकी इस तरह की बयानबाजी नहीं आती थी। भारत के लोकतंत्र में देखिए, हारने के बाद भी माननीय स्मृति ईरानी जी लगातार अमेठी जाती रही, जनता के बीच उनकी बात सुनती रही और उस पर काम करती रही। हम कहीं से हार जाए या जीत जाए, ये लोकतंत्र में जनता का अपमान करने का हमें अधिकार नहीं देता है लोकतंत्र। हमें कहीं न कहीं जनता के प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। ठीक है, हम दोनों ही पार्टियों को नहीं, ये परिवारवाद वाली पार्टियों को ज्यादा समझने की जरूरत है कि एक परिवार विशेष को सम्मान देने से गोडसे को पूजते हैं और गांधी जी को फूल चढ़ाते हैं जाकर के स्मृति दिवस पे। तो ये कंफ्यूज सरकार है, इससे मैं ज्यादा मतलब वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप दोनों ही पार्टियों का अगर आप
देखेंगी कार्यप्रणाली अभी तक की, आरएसएस की बात कर लीजिए, जैसे सालों साल तक देश की आजादी में ना कोई योगदान दिया और ना ही अपने कार्यालय पे झंडा लगाया भैया, देश के तिरंगे का। आपने कौन सा अब बहुत छोटा सी योगदान जो दिया? बहुत छोटा सा आपकी उदाहरण पीढ़ी दे ने कोई दूं, योगदान बहुत दिया है? छोटा सा उदाहरण ये दे दूं, जो दूर नहीं आज जाऊंगा। भारतीय जनता इन्होंने पार्टी से बात कर रहे हैं, भारतीय इन्होंने जनता विश्वविद्यालय पार्टी में के पढ़ने तमाम वाले छात्रों को कार्यकर्ताओं आतंकवादी के घोषित कर पूर्वजों दिया। ने इनके देश मुख्यमंत्री को आजाद हैं जो करने खुद में कहते काम हैं सर किया। कि हमारे आप अधिकारी इसको- हमारी सुनते नहीं है। जब आपके पास नेतृत्व करने की विवेक जी, क्षमता मेरे ही पास समय नहीं का है, थोड़ा भाई अभाव है। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी मैं अगर लास्ट विकास ये रुक की जाए तो मैं बोल दूं। तेज शबनम जी, रफ्तार मैं से एक चला रहे मिनट, हैं। मैं आखिर सबसे एक एक बार उनकी सबकी राय जानना चाहती हूँ। मैंने वर्चस्व जी से, अब आप बोल लीजिए, उसके बाद विवेक जी आप बोल लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। बोलिए शबनम जी। देखिए, कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो अपने परिवार की केवल तारीफ सुनना चाहते हैं और परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्हें देश की एकता अखंडता से क्या लेना देना है। विवेक जी, जितनी तो भी कहते विपक्षी confused पार्टियां पार्टी है। आज देखिए खुलकर राहुल गांधी की के तरफदारी करते हुए सपा के भी नेता दिख रहे हैं और कांग्रेस के तो सारे कार्यकर्ता दिख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अब चमचे बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम देश हित में बोलने वालों का साथ दें और देश के अखंडता पे कुठाराघात करने वाले पे तगड़ा प्रहार करें। हिंदू मुसलमान में ये बचाएंगे देश को, जो कि हिंदू शबनम जी, मुसलमान में विवेक जी बांट चुके हैं। लगातार कह रहे हैं कंफ्यूज पार्टी है। अब ये कंफ्यूज ही है। मैंने अगर कहीं भी तारीफ की हो तो आप एक बार इनको बाइट दिखा दीजिए मेरी। इन्होंने अभी कहा ना कि मैंने तारीफ की है, दिखा दीजिए। इससे बड़ा कंफ्यूज क्या होगा भाई? जो कि आप लाइव टीवी में आप बैठ करके अगर झूठ बोल रही नहीं हैं। बोल रहे हैं, आप बोलने के बजाय भाजपा पे प्रहार कर रहे हैं, नहीं, तो मैं जो दोनों पे प्रहार भाजपा करूंगा। ने आप दोनों ही नहीं, गलत है, आप- क्योंकि अपनी जगह पे आप दोनों केवल जातिगत राजनीति आप करते हैं। देखिए, आपके अंदर आप धर्मनिरपेक्षता अपनी तो है ही गलती नहीं। देख लीजिए, आप धर्मनिरपेक्षता अपनी पे तो वो गलती करते ही देख नहीं है लीजिए। किसी भी तरह की जिस धारणा। तरीके से आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, भाई आप तो समाजवादी परिवार नहीं बचा पार्टी सके, की देश की क्या कौन बचाएंगे? जातिगत आप तो राजनीति सत्ता कर रहा के है, पीछे कौन परिवार ठीक को है, विवेक तोड़ने जी। वाले लोग हैं। मेरी बात आप सुनिए, अगर जी, बोलूंगा बिल्कुल, इनके मैं बाद। आप- देश के खिलाफ भी ठीक कुछ है बोल शबनम जी। सकते हैं। विवेक जी बोलिए जल्दी से, आखिरी आपका मैं सुन लूं, उसके बाद दोनों फिर- ही पार्टियों का पूरा वक्तव्य सुनने के बाद मतांत मुझे यही समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियां जातिगत राजनीति से उठ नहीं पा रही हैं। इनके पास विकास के एजेंडे और मुद्दों को लेकर के वास्तव में कोई योजना नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थियों के साथ जातिगत धर्म में बांटने का काम किया है, एक धर्म विशेष को महत्वता के साथ उठाने का काम, देखिए बहुत सीधी सी बात समझने की आवश्यकता है कि ये देश जो है ये करोड़ों त्याग और बलिदान से समर्पित, उसके बाद होने के बाद जो देश आजाद हुआ है, इसमें हर धर्म हर जाति के लोगों का पूरी तरह से सहभागिता रहा है। चाहे दक्षिण की बात करिए, चाहे पश्चिम की बात करिए, चाहे उत्तर की बात करिए, किसी भी देश और राज्य की बात करिए, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है इस आजादी की लड़ाई में। और किसी भी राजनीतिक दल को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि इस देश के ऊपर, इस देश की अखंडता, उसके नागरिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, जैसे कि सीएए के मामले में इन लोगों ने लगाना शुरू किया। देश के आंतरिक मामलों में आप उतना ही दखल दीजिए जितने देश के संविधान और उसकी अखंडता को खतरा ना पैदा हो। आप अराजकता ना फैलाते अभी भी कि आप इस देश के विकास की दिशा में कार्य करिए। बाकी समाजवादी पार्टी सरकार अपने मुद्दों पे कायम है। हम जातिगत राजनीति को बढ़ावा नहीं देते। ठीक है शबनम जी, आपको कुछ कहना है इस पूरी बात का जवाब? निश्चित तौर पे अगर किसी के लिए, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का है, देश की एकता और अखंडता प्राथमिकता पे होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए अगर विपक्षी पार्टियां किसी को देश की अखंडता पे प्रहार करते देखे और तभी बचकर बोले, तो निश्चित तौर पे दिखता है कि उत्तर भारतीयों के लिए या दक्षिण भारतीयों के लिए क्या सम्मान है उनके मन में। और किसी की बुद्धिमत्ता और किसी की राजनीतिक समझ पे प्रश्न करने से पहले आदमी को अंतर मन में ये देखना चाहिए कि उनकी राजनीतिक समझ और सूझबूझ कितनी है। हम भारत को देश ना की बांटते हुए एकता देश- सर्वोपरि बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, देश देश की है तो एकता हम हैं। सर्वोपरि, बिल्कुल देश है तो हम है। वर्चस्व जी, देश है तो हम है। सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट यही था कि स्टेटमेंट तो आपका यही सारे था। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भारत के लोग और भारत के संविधान पे पूरा भरोसा रखते हैं और भारत का एक एक नागरिक भारत का है और उसके हर एक चीज के ऊपर ठीक उसका है। अधिकार है। बहुत बाकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ ठीक करके है। किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है वो विवेक एक जी, अलग बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस डिबेट में। और ये थे हमारे साथ बीजेपी नेत्री शबनम पांडे, साथ ही साथ सपा नेता विवेक पांडे और यूथ कांग्रेस नेता वर्चस्व पांडे, जिन्होंने आज बताया कि किस तरह से भारत सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि भारत सर्वश्रेष्ठ है और भारत की एकता पर जो भी सवाल उठाएगा उससे हम भी सवाल जरूर करेंगे कि वो इस तरह के सवाल क्यों करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ
नए प्रश्नों के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूं इजाजत। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।